हमारे पास डाटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की मेमोरीज़ होती हैं। उन सारी मेमोरीज़ को देख लेते हैं। यहाँ नोट्स में आपके पास 320 पेज नंबर है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास होती है रैम। रैम के अंदर क्या होता है कि आपकी जितनी भी मेमोरी है उसको रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो हम ये रैम होती है, यानी कि इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि इस मेमोरी में रैंडमली आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो उसे रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड करके हर जो एक बॉक्स बनेगा ना, हर बॉक्स को एक नंबर या एक एड्रेस दे दिया जाता है। तो इस तरह हम किसी भी एड्रेस पे जो है उसका एड्रेस लेके उस जगह पे रैंडमली कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है रोम एंड रीड ओनली मेमोरी। और रोम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर परमानेंट पैटर्न होता है डाटा का। इसके अंदर डाटा एक दफ़ा ही राइट किया जाता है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। और ये नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल मतलब यूँ समझ लें कि अगर आपने लिख दिया है और आपने कंप्यूटर बंद कर दिया तो फिर भी आपका डाटा जो है वो लॉस्ट नहीं होगा। इसके हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं रोम की, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। पी रोम क्या होती है? इसके अंदर जो आपका डाटा है वो इलेक्ट्रिकली राइट किया जाता है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है। उसके बाद ई पी रोम आती है। ई पी रोम में क्या है कि डाटा कैन बी रीस्टोर्ड इन एन ई पी रोम आफ्टर इरेज। इसके अंदर डाटा को इरेज करके दोबारा लिखा जा सकता है। पी रोम के अंदर डाटा को इरेज नहीं किया जा सकता, जो आपने डाटा लिख दिया वो परमानेंट होता है। लेकिन ई पी रोम के अंदर आप डाटा को इरेज करके दोबारा उसे राइट कर सकते हैं। इसी तरह डबल ई पी रोम जो है हमारे पास, इसके अंदर डाटा को इरेज किए बगैर हम नया डाटा लिख सकते हैं। वो क्या होता है कि मसलन अगर आपने एक जगह पे कुछ लिखा हुआ है तो उसको आप अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो अपडेट करने से उसका डाटा जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक मेमोरी आती है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी ये ऐसे होती है कि इसके अंदर आपके पास अगर एक चिप है मेमोरी की, तो उसके अंदर बजाय इसके कि आप पूरी चिप को जो है डाटा को रिमूव करें, पूरी चिप के डाटा को, आप उसमें से मेमोरी के जस्ट एक ब्लॉक के डाटा को भी रिमूव कर सकते होते हैं। और कैश तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में उसने पूछा था कि जिसके अंदर हम अपना परमानेंट डाटा रखते हैं, चेंज नहीं हो सकता, तो वो हमने देख लिया कि वो हमारे पास रोम होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क ज़ोन। आज हम CS 501 के फाइनल टर्म प्रिपरेशन का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुका है, उसमें हमने जो कॉन्सेप्ट किए थे वो आज इस वीडियो में नहीं करेंगे, उन्हें हम स्किप कर देंगे, उससे रिलेटेड कोई होगा तो। इसलिए आप पार्ट 1 वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। डैश इज़ अ प्लेस फॉर सेफ स्टोरेज एंड प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट पॉसिबल स्टोरेज आफ्टर द रजिस्टर। वो कह रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हम कहते हैं कि रजिस्टर के अंदर हम जो है वो टेम्परेरीली डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जिससे हम जल्दी डाटा को एक्सेस कर लेते हैं और जल्दी डाटा को स्टोर कर देते हैं। तो कहता है कि रजिस्टर के बाद ऐसी कौन सी स्टोरेज है आपके पास जहाँ पे आप फास्टेस्ट जो है वो डाटा को स्टोर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, और वो स्टोरेज आपकी सेफ भी हो। तो ये हमारे पास जो स्टोरेज होती है ये कैश स्टोरेज होती है। इसकी डिटेल हम नोट्स में देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी बहुत सारी डिटेल लिखी हुई है, मैं आपको सारी बता देती हूँ। लास्ट पार्ट भी जो था उसमें बहुत ज़्यादा MCQs हम नहीं सॉल्व कर पाए थे। उसकी वजह ये है कि मैं चाह रही हूँ कि जिस भी क्वेश्चन की डिटेल है वो हम कम्प्लीटली सॉल्व कर लें। तो अगर इस तरह क्वेश्चन कम भी सॉल्व होते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो मेरे यही होता है कि मैं आपको जो है ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा सकूं, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा MCQs आज कवर हो जाए, लेकिन फिर भी हम डिटेल हर एक की देखते जाएंगे। यहाँ सबसे पहले आती है डेफिनेशन। तो कैश क्या चीज़ होती है ये मैंने आपको बता दिया। ये एक ऐसी मेमोरी होती है, रजिस्टर्स के बाद एक ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं जल्दी। यानी कि मेन मेमोरी तक हम अगर अपने डाटा को स्टोर करने जाएं और लेने जाएं तो बहुत सारा टाइम लगता है। तो ये हमें कुछ ऐसी मेमोरी दी होती है जिसके अंदर हम अपने डाटा को स्टोर और एक्सेस जल्दी कर सकते हैं, और ये एक सेफ स्टोरेज होती है, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर मेन मेमोरी के पोर्शन की कॉपीज़ पड़ी होती हैं। जब भी किसी मेमोरी को हमने रीड करना हो, रीड की कमांड दी जाए, तो सबसे पहले उसे जो है वो कैश के अंदर चेक किया जाता है। अगर तो वो इसके अंदर मिल जाए
तो वो जो है वो दे दिया जाता है उसको जिसने रिक्वेस्ट की थी। लेकिन अगर वो यहाँ से ना मिले तो फिर क्या होता है, देखिए इफ़ नॉट अ ब्लॉक ऑफ द मेन मेमोरी, एक मेन मेमोरी का एक ब्लॉक दे दिया जाता है कि इस ब्लॉक के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। देखिए अगर वो ब्लॉक ना दिया जाए पहले, तो अगर वो कैश के अंदर मिल जाती है फिर तो इजी है कि वो डायरेक्ट आपको मेन मेमोरी में जाना ही नहीं पड़ा, सीपीयू ने जो मांगा उससे वहीं से फ़ौरन मिल गया। लेकिन अगर वो अब कैश के अंदर नहीं है, जाहिर है सारे का सारा डाटा तो नहीं होगा, कुछ चीज़ें होती हैं, तो अगर वो नहीं है तो फिर ये क्या करता है कि ये एक ख़ास मेन मेमोरी का ब्लॉक उसे दे देता है। यानी कि बजाय इसके कि वो पूरी मेन मेमोरी चेक करे कि उसकी चीज़ कहाँ है, उसे एक ख़ास एरिया दे देता है कि इस एरिया के अंदर अंदर चेक कर लो, यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये काम होता है इसका। इससे जो है सीपीयू का काम बहुत ईजी हो जाता है और आपका टाइम कम लगता है और स्पीड जो है वो फास्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास एक टर्म है स्पेशल लोकेलिटी। स्पेशल लोकेलिटी क्या होता है कि ये डाटा अवेलेबल एट द नेट सर्वर वुड बी हाईली एक्सेस्ड, यानी कि ये फ़ौरन उस डाटा को एक्सेस करती है जो उससे बिल्कुल नेक्स्ट एड्रेस होता है। यानी कि एक एड्रेस को एक्सेस किया, उससे अगले एड्रेस को ये फ़ौरन एक्सेस जब किया जाता है तो उसे स्पेशल लोकेलिटी कहते हैं। उसके बाद टेम्पोरल कोरिलेशन की डेफिनेशन है, कहता है कि अगर आपने एक पार्ट जो है मेमोरी का वो एक्सेस कर लिया हुआ है, उसे आपने एक दफ़ा स्कैन कर लिया है, तो जब आप उसी पार्ट को अगर आपको दोबारा ज़रूरत पड़ी और आपने दोबारा स्कैन करना है तो फिर आपको वो बहुत ही ईजी होगा, आपको दोबारा उस पर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो जो है क्योंकि आपने पहले उसके साथ काम किया हुआ है उस हिस्से के साथ। ठीक है, इसे टेम्पोरल कोरिलेशन कहा जाता है। और यहाँ दो वर्ड यूज़ होते हैं, कैश हिट और कैश मिस का। कैश हिट एक्चुअल में क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब सीपीयू किसी चीज़ की रीड करना है, उसने कोई वर्ड, तो सबसे पहले उसे कैश के अंदर देखा जाता है। अगर तो वो आपको कैश के अंदर मिल जाता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है कैश हिट। ठीक है, लेकिन अगर वो कैश के अंदर नहीं मिलता तो फिर हम मेन मेमोरी का एक ख़ास ब्लॉक उसे दे देते हैं कि इसके अंदर से आप इसे फाइंड कर लें, उसको कैश मिस कहा जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ उसने हमें जो पूछा हुआ था क्वेश्चन, वो देखें क्या था कि वो कह रहा था वो कौन सी जगह है जो रजिस्टर के अलावा जिसके अंदर हम अपने डाटा को फास्टेस्टली स्टोर कर सकते हैं, तो वो हमारे पास कैश है, विच सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर अ रिक्वेस्ट फॉर डाटा इफ डाटा इज़ अवेलेबल इन द कैश इट रिजल्ट्स इन आ। कहता है कि अगर हमने डाटा की रिक्वेस्ट की है और वो डाटा हमें कैश के अंदर मिल गया है तो उसको हम क्या कहेंगे। ये मैंने अभी आपको बताया था, अगर वो डाटा मिल जाए तो वो कैश हिट होता है और अगर वो डाटा ना मिले तो वो कैश मिस होता है। तो ये देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे कैश हिट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर राइट टू कंप्लीट इन राइट थ्रो द CPU हैज़ टू वेट, दिस वेट स्टेट इज़ कॉल्ड डैश। देखिए कैश के अंदर डाटा पड़ा होता है, तो कैश के अंदर डाटा राइट करेंगे तो वहाँ डाटा पड़ा होगा। तो कहता है कि वो जब उसके अंदर डाटा राइट करते हैं तो उसके लिए सीपीयू को कुछ वेट करना पड़ता है। उस वेट को क्या कहा जाता है, उस वेट को हम राइट स्टॉल कहते हैं। इसकी बहुत सारी टर्म्स हैं कैश के अंदर डाटा स्टोर रीड वगैरह करने की। ठीक है, तो उससे हम देख लेते हैं। यहाँ अगर आप नोट्स पे आएँ, ये आपका पेज नंबर 327 है, 327 पे आपकी ये चीज़ें लिखी हुई हैं। कैश कोहेरेंस यानी कि आपका सेम डाटा जो है, सेम डाटा की बहुत सारी कॉपीज़ आपके कैश के अंदर पड़ी होती हैं, उसमें से कुछ ओल्ड होंगी कुछ न्यू होंगी। तो ये श्योर करने के लिए कि आप कहीं ओल्ड कॉपीज़ को डाटा की यूज़ ना कर लें, क्योंकि आपने तो अपडेटेड कॉपीज़ यूज़ करनी होती हैं, तो उन ओल्ड डाटा को जो है वो रिमूव किया जाता है। उसको रिमूव करने के लिए हम डर्टी बिट यूज़ करते हैं। डर्टी बिट क्या करती है, ये इंडिकेट करती है कि कौन सा ब्लॉक ऐसा है जहाँ पे कैश का वो डाटा पड़ा हुआ है जो ओल्ड है, फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है राइटिंग द कैश इज़ नॉट ईजी टू रीडिंग फ्रॉम इट। हम कैश के अंदर जाके रीड तो इजीली कर लेते हैं, लेकिन कैश को लिखना इतना आसान नहीं है। इसलिए जब उसके अंदर राइट करना होता है तो सीपीयू को कुछ टाइम वेट करना पड़ता है। ठीक है, और जो वो वेट करता है उसको हम राइट स्टॉल्स कहते हैं। इसके बाद बात आती है राइट बफर्स की। तो राइट बफर क्या है, ये रिड्यूस द राइट स्टॉल्स, ये राइट स्टॉल्स को कम कर देते हैं, यानी कि सीपीयू का वो वेटिंग टाइम कम कर देते हैं। अब देखें, मैंने बफर वैसे पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था। अगर हम यहाँ पे कहें ये हमारे पास बफर है, तो ये सीपीयू आया, इसने ये डाटा जो है सीपीयू ने कैश को देना था। लेकिन देखें अब क्या होगा कि कैश जो है वो बिज़ी है, यहाँ पे अभी हम डाटा नहीं दे सकते, तो ये बफ़र यूज़ होगा। ये सीपीयू जो है ये अपना डाटा जो है बफ़र के अंदर रख देगा और कैश को जब चाहिए होगा तो ये बफ़र से अपना डाटा ले लेगा।
तो इससे क्या होगा कि सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ेगा, सीपीयू आएगा अपना डाटा बफर में रखेगा और चला जाएगा। तो इस तरह ये जो राइट बफर है ये राइट स्टॉल्स कम कर देते हैं, यानी कि सीपीयू का जो वेटिंग टाइम है वो कम कर देते हैं। जब हमने कैश जो है राइट स्ट्रेटजी ऑन अ कैश मिस, यानी कि हम कैश मिस हो गया, हम डाटा लेने गए और डाटा कैश के अंदर नहीं था, तो उसके लिए दो स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती हैं। एक स्ट्रेटजी जो है वो है राइट एलोकेट। राइट एलोकेट में क्या होता है कि ब्लॉक इज लॉडेड फॉलोड बाय द राइट, यानी कि जो डाटा हमें चाहिए था उस डाटा को कैश के अंदर राइट कर दिया जाता है और फिर वो उसे दे दिया जाता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि नो राइट एलोकेट, जो हमने बात की थी कि आप क्या करते हैं कि वो ब्लॉक, एक ख़ास ब्लॉक दे देते हैं मेमोरी का और कहते हैं कि इसके अंदर जाके ढूंढ लें। ठीक है, तो मोस्टली जो है नो राइट एलोकेट वाला काम ही किया जाता है। अब अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो वो आपको राइट स्टॉल्स का था कि सीपीयू जो है वो वेट करता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको राइट स्टॉल्स कहा जाता है, विच इज़ 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश कंटेन्स परमानेंट पैटर्न ऑफ डाटा दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। कहते हैं कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके अंदर पैटर्न, डाटा का जो पैटर्न है वो परमानेंट होता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो वो हमारे पास रोम होती है, रोम के अंदर हम डाटा को चेंज नहीं कर सकते। इसे भी हम डिटेल से देख लेते हैं। अगर ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हैं सो मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। ये मेरे लिए मोटिवेशन होती है कि अगर आपको समझ आ रहे हैं लेक्चर्स तो मैं अपना काम कंटिन्यू रखूँ, नेक्स्ट लेक्चर्स को रिकॉर्ड करूँ। ओके, ये कि मेरी एफ़र्ट्स जो हैं वो ज़ाया नहीं जा रही, किसी की हेल्प हो रही है इससे। ठीक है, तो ज़रूर अपनी जो है वो कमेंट्स भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑलमोस्ट एवरी कमर्शियल कंप्यूटर हैज़ इट्स ऑन पर्टिकुलर डैश लैंग्वेज। तो हर कमर्शियल कंप्यूटर के बाद जो अपनी है वो असेंबली लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फील्ड ऑफ द मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट इज़ टू बी परफॉर्म्ड। यानी कि जब हमें एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो इंस्ट्रक्शन के पार्ट्स होते हैं, उसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो ये बताता है कि कौन सा फंक्शन करना है। यानी कि यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखी, अगर आप देखें तो अगर ALU ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप कोड होता है और 3 रजिस्टर होते हैं। तो ये क्या कहेगा कि देखिए ऑप कोड जो है ये आपको बताएगा कि टाइप ऑफ ऑपरेशन क्या है। यानी कि अगर ऑप कोड कहता है कि आपने प्लस करना है तो ये रजिस्टर 2 और रजिस्टर 3 की वैल्यू को प्लस करेगा और जो आपका आंसर होगा उसको रजिस्टर 1 के अंदर सेव कर देगा। तो जो ऑप कोड के बाद फर्स्ट रजिस्टर होता है ये वैल्यूज़ को स्टोर करता है, आंसर्स वगैरह को। मोस्टली ये ALU ऑपरेशन जो होते हैं उनके अंदर ऐसा होता है, और नेक्स्ट वाले जो हैं उनको प्लस किया जाता है। और ऑप कोड जो है ये आपको टाइप ऑफ ऑपरेशन बता रहा होता है कि क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है या व्हाटएवर। ठीक है, तो ऑप कोड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज और आर डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। यानी कि जब एक सिंगल इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो उसको कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं। हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक लेटेंसी की और थ्रोपुट की। लेटेंसी जो है ये ऐसा टाइम होता है जो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए चाहिए होता है, और थ्रोपुट ये होती है कि 1 सेकंड के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शंस आपकी प्रोसेस हो रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स हैं। तो इससे रिलेटेड आपको लेटेंसी के बारे में पूछा हुआ है कि जिसके अंदर एक सिंगल इंस्ट्रक्शन कितना टाइम लेती है, तो वो हमारे पास लेटेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पाइपलाइनिंग डैश इज इंक्रीज बाय ओवरलैपिंग द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। कहता है कि पाइपलाइन के अंदर जब हम क्या इंक्रीज होता है जब इंस्ट्रक्शन ओवरलैप करती हैं। तो यानी कि इंस्ट्रक्शन ओवरलैप करने का मतलब है कि एक इंस्ट्रक्शन हो रही है, साथ में एक और हो रही है, साथ में एक और हो रही है, तो इससे हमारी थ्रोपुट इंक्रीज हो जाती है। हमने अभी बात की कि थ्रोपुट क्या है कि 1 सेकंड में कितनी इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, तो अगर एक टाइम में ज़्यादा हो रही हैं तो इसका मतलब है थ्रोपुट इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर टेक इनपुट फ्रॉम LCU एज द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन टू बी एक्सेस्ड एंड ट्रांसफर द मेमोरी टू मम सिस्टम। ये हमने पहले भी देखा था कि जो है इनपुट कौन लेता है, एड्रेस ऑफ द मेमोरी। एड्रेस ऑफ द मेमोरी जो है ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसके अंदर मेमोरी के एड्रेस को स्टोर किया जाता है। इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन आपका मिड टर्म से रिलेटेड है, इसे हम नहीं करेंगे।
Which of the following type of error occurs when a zero is received instead of a stop bit? स्टॉप बिट देखिए 1 होती है, कहता है अगर आपको स्टॉप बिट 1 की जगह 0 रिसीव हो जाए तो वो कौन सा एरर होगा। ये आपके पास फ्रेमिंग एरर होता है। कौन से एरर्स हैं ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। जब हम सीरियल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है 4 टाइप्स के एरर्स आ सकते होते हैं। सबसे पहला फ्रेमिंग एरर होता है जिसकी हमने अभी बात की कि आपको जो स्टॉप बिट है, जब आपने स्टॉप होना है तो आपको 1 बिट मिलती है जिससे आप स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको 1 की जगह 0 मिल जाए तो इसका मतलब है आपके पास फ्रेमिंग एरर आ रहा है। उसके बाद पैरिटी एरर होता है। पैरिटी एक्चुअल में एक एक्स्ट्रा बिट ऐड की जाती है जो आपको शो कर रही होती है कि आपकी जो बिट्स आई हैं वो इवन नंबर होंगी या ओड नंबर होंगी। और अगर आपको वो इवन नंबर कहा है और इवन आगे जब आपको रिसीव होती हैं तो वो ओड नंबर्स होती हैं, तो इस तरह पैरिटी जो है ये शो करती है कि ये आपका पैरिटी एरर आ गया। उसके बाद ओवररन एरर होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब आपकी वैल्यूज़ जो है वो ओवरफ्लो कर जाती हैं। स्पेस आपकी जो है वो थोड़ी होती है और करैक्टर बड़ा होगा तो कुछ जो है वो करैक्टर्स उसके जो डिजिट्स हैं वो आपके स्पेस से बाहर चले जाएंगे, जिसको ओवर रन एरर कहा जाता है। और उसके बाद एक आपके पास अंडर रन एरर होता है। अंडर रन एरर आपका जो होता है कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कुछ होगा, लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर वो काम नहीं होता, तो उसको आप अंडर रन एरर कहते हैं। तो यहाँ हमसे क्योंकि 0 और स्टॉप बिट के बारे में पूछा हुआ है तो ये हमारा फ्रेमिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर फाल्कन ए विद 16 एड्रेस लाइंस, द टोटल एड्रेस स्पेस इज डैश के बाइट्स। एड्रेस स्पेस जो है वो कितनी होगी अगर एड्रेस लाइन 16 है। तो जितनी आपकी एड्रेस लाइंस होंगी 2 की उतनी ही आप पावर लेंगे तो वो आपके पास जो है एड्रेस स्पेस आ जाएगी। तो यहाँ 16 है तो 2 पावर 16 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU कैन एक्सचेंज डाटा विद अ पेरिफेरल डिवाइस यूजिंग डैश टेक्निक। यानी कि CPU जो है उसने पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ अपने डाटा को एक्सचेंज करना होता है। पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि कीबोर्ड से वो डाटा ले सकता है या स्क्रीन पे दे सकता है इस तरह। तो CPU और IO डिवाइसेस के दरमियान 3 तरह से जो है वो डाटा एक्सचेंज हो सकता होता है। सबसे पहले वो प्रोग्राम्ड IO होता है, इंटरप्ट ड्रिवन IO होता है और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होती है। प्रोग्राम्ड IO क्या होता है कि जो प्रोग्राम चल रहा है उसी के पास एक्सेस होती है कि वो IO को कंट्रोल कर सके। उसके बाद इंटरप्ट ड्रिवन होता है। ये हमने इंटरप्ट्स देखे थे, जब कोई इंटरप्ट दे दिया जाता है तो CPU जो है वो अपना प्रोसेस छोड़ के उस इंटरप्ट की तरफ अपना फोकस कर लेता है। और ये इंटरप्ट जो हैं जब ये IO डिवाइसेस से दिए जाते हैं तो तब आपका CPU जो है वो आपके IO डिवाइसेस को टाइम दे देता है और आप अपने IO डिवाइसेस को CPU के साथ यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड जो ऑप्शन होता है वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। इसके अंदर हम CPU को इन्वॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर देते हैं। इन तीनों में से यहाँ आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें सिर्फ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक यूज्ड व्हेन द CPU वांट्स टू एक्सचेंज डाटा विद पेरिफेरल डिवाइसेस। ऐसी कौन सी टेक्निक है इन चारों में से जो पेरिफेरल डिवाइसेस और CPU के दरमियान डाटा एक्सचेंज करने में यूज़ नहीं होती। तो हमने अभी ऊपर देखा था एक प्रोग्राम्ड IO होता है, इंटरप्ट ड्रिवन होता है और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। तो वर्चुअल मेमोरी इसमें यूज़ नहीं होती, तो ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। ये तीनों वही हैं जो हमने यहाँ पे देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द ISR डेट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द ISR टर्मिनेट्स। तो ISR को टर्मिनेट करने के लिए ख़ास जो है वो आपको इंस्ट्रक्शन दी होती है और वो इंस्ट्रक्शन IRET होती है। ये इंस्ट्रक्शन जो है ISR के अंदर यूज़ होती है, ये बताती है कि आपकी फ़ाइल या आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द टाइम नीडेड बाय द CPU टू रिकॉग्नाइज नॉट सर्विस एंड इंटरप्ट रिक्वेस्ट। यानी कि कहता है कि वो कौन है जो एक इंटरप्ट जब हमने दी तो उसको प्रोसेस करने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं। ये हमने पहले बात की थी उसको लेटेंसी और थ्रूपुट की जब की थी, तो इसको इंटरप्ट लेटेंसी कहा जाता है। ये किस चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। जब एक इंटरप्ट दी जाती है तो उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है वो इंटरप्ट लेटेंसी होगी।
तो जब इंटरप्ट दी जाती है जो पहले उस पर इंस्ट्रक्शन चल रही होती है, सबसे पहले उस इंस्ट्रक्शन को फिनिश किया जाता है, वो टाइम भी उसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद जो आपके बस पे जो इंस्ट्रक्शन है उसको लिया जाता है, उसके बाद फिर उसे टेम्परेरीली सेव किया जाता है और फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट किया जाता है उसका एड्रेस वगैरह। तो ये सारे स्टेप जो हैं मिला के जितना भी टाइम लगता है उसको इंटरप्ट लेटेंसी कहा जाता है।